बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एक विमीय तरंग गति। एक विमीय जो तरंग है उसके गतिक जो समीकरण हमें मिले हैं उन गतिक समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि एक विमीय जो गति है तरंग गति उसका जो सामान्य समीकरण हमने कल फाइंड आउट किया था, कल के क्लास में वो फाइंड आउट किया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वी स्क्वायर डी डेल स्क्वायर वाई बाई अपॉन डेल टी स्क्वायर के रूप में हमने कल ये फाइंड आउट किया था। आप लोगों को कल ये मैंने बताए थे कि एक विमीय तरंग गति के समीकरण कैसे मिलते हैं। त्रिविमीय के लिए भी मैंने जो है तरंग गति के समीकरण बताए थे। तो आज हम इन समीकरणों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम डेल स्क्वायर वाई बाई अपॉन डेल टी स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं और इस वी स्क्वायर को हम यहाँ दूसरी तरफ इसके साथ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल स्क्वायर ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिलती है इस तरह से। अब देखिए बच्चों, जो हमें समीकरण मिली एक, उस उपरोक्त समीकरण में वाई एक्स टी का फंक्शन है, जो y है वो x और t का क्या है फलन। यहाँ इस सेंटेंस को इस तरह पढ़े कि जो y है वो x और t का क्या है फंक्शन है, फलन है। अतः इस समीकरण को हल करने के लिए हम चर पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का उपयोग करेंगे हम? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, चर पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के अनुसार हम माना कि जो समीकरण एक है उस समीकरण के हल हमारे पास y बराबर साई एक्स फाई टी के रूप में है। तो समीकरण एक और दो से y का मान समीकरण एक में हम रखते हैं। तो आइए हमने जहाँ y है वहाँ y की जगह हमने समीकरण एक में इस हल को रख दिया है। तो डेल स्क्वायर साई एक्स फाई टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स फाई टी के रूप में हमने यहाँ दोनों जगह y की वैल्यू रख दी है। अब देखिए यहाँ फाई टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो साई एक्स यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो साई एक्स को बाहर ले लेंगे और जो t का फंक्शन है उसी का हम क्या करेंगे टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो है अवकलज यहाँ रखेंगे। तो डेल स्क्वायर फाई टी अपॉन डेल टी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो वी स्क्वायर इसी तरह यहाँ ये x का फंक्शन है तो x का फलन यहाँ रखेंगे, बाकी का जो t का फंक्शन है उसको हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे, बाहर रखेंगे। तो डेल वी स्क्वायर फाई टी को हम बाहर रखेंगे तो डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ हमें मिलती है। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है इस पूरी समीकरण में हम जो है समीकरण 3 में साई एक्स फाई टी का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो साई एक्स फाई टी का इस पूरी समीकरण में भाग देंगे तो साई एक्स से साई एक्स यहाँ कट जाएगा तो 1 फाई टी बचेगा और डेल स्क्वायर फाई टी अपॉन डेल टी स्क्वायर यहाँ बनेगा। इसी तरह यहाँ बनेगा वी स्क्वायर फाई टी से फाई टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास बनता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन फाई टी डेल स्क्वायर फाई टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स के रूप में यहाँ पूरी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बन जाती है। अब जो उपरोक्त हमारे पास जो समीकरण बनी, उपरोक्त समीकरण का जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला, ये हो गया आपके LHS, ये हो गया आपके RHS। ये तो LHS है, ये RHS है। तो उपरोक्त समीकरण का LHS केवल और केवल t का फंक्शन है। ये जो LHS भाग है ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, जबकि जो RHS भाग है ये x का फंक्शन है। अतः ये दोनों अलग अलग किसी समान नियतांक के बराबर होते हैं, माना कि वह नियतांक माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। माना कि वह नियतांक क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर है। तब
समीकरण 4 के LHS भागों को क्रमशः माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर रखने पर, तो जो समीकरण 4 के LHS भाग हैं, समीकरण 4 का जो LHS भाग है उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड पार्ट को लिया 1/5t डेल स्क्वायर 5t अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर यहाँ बना। तो डेल स्क्वायर 5t अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर 5t। तो यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर 5t को इस तरफ लेंगे लेफ्ट पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो डेल स्क्वायर 5t अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 5t इज इक्वल टू 0। तो RHS हमारे पास, RHS को भी हम किसके बराबर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर ले रहे हैं। तो RHS को भी हम सोल्व करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेकर के इसी तरह से। तो डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई एक्स, ये पद यहाँ बनता है। डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 6। समीकरण 5 व 6 सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के तुल्य है। जो 5 और 6 समीकरण मिली वो क्या है, SHM के इक्वेशन के बराबर। किसके बराबर, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो समीकरण आते हैं उनके तुल्य है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो समीकरण आते हैं उनके जो सर्वमान्य हल हमें मिलते हैं उनके अनुसार जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 का हल फाई बराबर सी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और इसी तरह जो साई है, साई का जो हल निकलेगा साई बराबर डी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन वी एक्स के रूप में। तो यहाँ ओमेगा अपॉन वी को हम किससे, के, क्योंकि के जो संचरण नियतांक है के बराबर ओमेगा अपॉन वी होता है, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा अपॉन वी को हम के संचरण नियतांक से लिख देते हैं। तो साई इज इक्वल टू डी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स के रूप में हमने यहाँ इसे लिया। ये इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास बनती है। अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में हम समीकरण 7 व 8 से मान रखते हैं कि जहाँ हमने इसे साई एक्स और फाई टी के रूप में गुणनफल के रूप में लिया था, तो वहाँ हम इसकी वैल्यू रखते हैं समीकरण 2 में। तो y इज इक्वल टू साई एक्स और फाई टी की जो वैल्यू हमने ली थी वहाँ साई एक्स और फाई एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो सी डी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स के रूप में समीकरण बनता है। तो y बराबर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स को हम जो है साइन, इसे जो है हम इसके एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। समीकरण 9 जो कि एक विमीय तरंग गति के समीकरण का व्यापक हल होती है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में संचरित तरंग के लिए, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में यदि तरंग संचरित हो रही है तो y बराबर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, और या फिर जो है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में हम इसे ले सकते हैं। यदि निगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में तरंग संचरित हो रही है तो उसके लिए जो हल होगा y बराबर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस के एक्स, या y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के रूप में ये हमारे पास समीकरण बनती है। अब आगे हम बात करेंगे समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की। समतल प्रगामी आवर्ती तरंग, समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की बात करते हैं। माना कि एक तरंग x दिशा में संचरित हो रही है। मूल बिंदु O पर किसी समय t पर इसका विस्थापन समीकरण जो है निम्न प्रकार से है। y बराबर ये 0t
y बराबर 0t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, क्योंकि x बराबर 0 है तो समीकरण क्या बनेगा, a साइन ओमेगा t, ये बनेगा क्योंकि x बराबर क्या है 0। तो y बराबर 0t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π/t के रूप में, तो 2π/t इंटू टी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास बनती है। यदि तरंग का वेग v हो तो स्मॉल x दूरी तय करने में लगा समय, वेग तो v है और दूरी तय कर रहा है x, तो टाइम कितना हो जाएगा x/v, यानी कि दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल के रूप में हमारे पास टाइम आ जाएगा, तो दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा x/v होता है। अतः बिंदु P के पास के कणों के कंपन मूल बिंदु पर स्थित कणों के कंपन से x/v समय पश्चात प्रारंभ होंगे। बात समझ में आई कि एक बिंदु मूल बिंदु पर है और एक x/v दूरी पर है, तो मूल बिंदु पर कंपन शुरू होने के बाद जो x दूरी पर जो पार्टिकल है उसमें x/v टाइम के पश्चात जो है कंपन शुरू होंगे, ये है बात। अतः x स्थिति व टाइम t पर तरंग का विस्थापन समीकरण निम्न प्रकार होता है। तो जो साई बराबर xt इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v ये होगा, यानी कि जो x दूरी पर स्थित पार्टिकल है उसमें कंपन कितने समय पश्चात x/v समय पश्चात शुरू होंगे, तो उसका जो समीकरण होगा y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस x/v। इसी तरह यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख दें तो 2π/t। तो समीकरण 2 धनात्मक x दिशा में गति करने वाली समतल प्रगामी तरंग की समीकरण होती है। इसी प्रकार ऋणात्मक x दिशा में गति करने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण निम्न प्रकार से होगा yxt इज इक्वल टू a साइन 2π/t t प्लस x/v के रूप में। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, समतल प्रगामी आवर्ती तरंगों की ऊर्जा फ्लक्स को हम अभिवाह भी कहते हैं, और तीव्रता। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो उसके कणों में कौन सी ऊर्जा होती है, उसके कणों में गतिज ऊर्जा होती है तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। उसमें कौन उसके जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है उसके कणों में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है, और कुल ऊर्जा इनके योग के बराबर होती है। कुल ऊर्जा इनके योग के बराबर होती है। माना कि x स्थिति व y व t समय पर किसी समतल प्रगामी तरंग का आवर्ती तरंग का समीकरण जो है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस x/v के रूप में है। तो हम इस विस्थापन समीकरण को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने जब इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो dy/dt इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t माइनस x/v। अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो d स्क्वायर y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस x/v के रूप में हमें ये समीकरण मिलती है। तो त्वरण ये तो हो गया आपके वेग, ये हो गया आपके क्या त्वरण। तो त्वरण a बराबर d स्क्वायर y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये माइनस a साइन ओमेगा t, ये तो पूरा y का पद हो गया, तो इसे हम y से रिप्लेस कर देते तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर y के रूप में ये हमारे पास त्वरण हो गया। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। यदि माध्यम के एकांक आयतन में कणों का द्रव्यमान अर्थात माध्यम का घनत्व कितना है, डेल्टा है,
यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित कणों का जो द्रव्यमान है यानी कि घनत्व वो कितना है, डेल्टा हो, तो एकांक आयतन में कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी k = ½ mv² लेते हैं, तो m की जगह हम घनत्व लेंगे, तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है वो कितना है, डेल्टा, और वेग कितना है, डेल y/डेल t का स्क्वायर, ये वेग हो गया, ये तो वेग हो गया, वेग का स्क्वायर लेते हैं ½ mv² के, तो ये हो गया आपके वेग। यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए डेल y/डेल t की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो a ओमेगा कोस ओमेगा t - x/v का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर को खोलिए और स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास समीकरण मिलेगी 1/2 डेल्टा a² ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर ओमेगा t - x/v के रूप में हमें ये इक्वेशन मिलती है काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं हम इसकी स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। यदि माध्यम के एकांक आयतन में कणों का द्रव्यमान अर्थात माध्यम का घनत्व डेल्टा है, तो एकांक आयतन में कणों की स्थितिज ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन के रूप में हम स्थितिज ऊर्जा को ले सकते हैं। तो हम जो बल और विस्थापन है dy, इसको समाकलन कर दें 0 से लेकर के y तक, विस्थापन तक, 0 स्थिति से y स्थिति तक समाकलन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो U बराबर -0 से y f dy, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 0 से y समाकलन डेल्टा इंटू dy, यानी कि y का यदि हम अब f बराबर क्या होता है, हमारे पास ma होता है, f की जगह हमने ma रखा, तो m द्रव्यमान की जगह हम क्या ले रहे हैं, एकांक आयतन में कणों का द्रव्यमान यानी कि घनत्व, माध्यम का घनत्व, तो डेल्टा इंटू d² y/dt² इंटू dy। तो समीकरण जो 4 है, समीकरण 4 से हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो U = 0 to y डेल्टा ओमेगा² y dy, ठीक है। तो U = ओमेगा² डेल्टा 0 to y y dy के रूप में हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो ओमेगा² डेल्टा 0 to y y dy, तो अब y का जो है समाकलन लेते हैं, तो y²/2 इसका समाकलन हो जाएगा, 0 से y तक इसका समाकलन लेंगे तो ½ डेल्टा ओमेगा² y² के रूप में हमें ये समीकरण मिल जाएगी। तो U = 1/2 डेल्टा ओमेगा² y की वैल्यू रख देंगे, y बराबर a sin ओमेगा t - x/v, यहाँ वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर करेंगे तो U स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें मिलेगी 1/2 डेल्टा ओमेगा² a² sin स्क्वायर ओमेगा t - x/v के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलती है। बात करें कुल ऊर्जा की, तो जो हमारे पास स्थितिज गतिज ऊर्जा इक्वेशन नंबर 5 मिली है और जो स्थितिज ऊर्जा की इक्वेशन नंबर 6 मिली है, दोनों को रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसकी कुल ऊर्जा रहती है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।